हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों ईपीएफओ एसएसए का 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट में पूछे गए जीके के टोटल 30 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। इसके अलावा दोस्तों मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज रहा है और एग्जाम का पैटर्न एसएससी के लेवल का है या फिर बैंकिंग के लेवल का है, वो कंप्लीट रिव्यू इस वीडियो में दूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आज के शिफ्ट को देखते हुए इस बार के लिए सेफ अटेम्प्ट कितना रहने वाला है और जिन कैंडिडेट का 21, 22 और 23 अगस्त को पेपर है तो उन्हें जीके कहां से पढ़कर जानी चाहिए जिससे कि आपके 30 में से 25 के अराउंड क्वेश्चन सही हो जाएं। साथ ही में दोस्तों मैं आपको पीडीएफ भी उपलब्ध कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ, जहां से डायरेक्ट आपके एग्जाम में जीके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि आपके पेपर का पैटर्न क्या था और किस सीरीज के अनुसार से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो दोस्तों आपके पेपर का जो पैटर्न है ना वो पूरी तरह से एसएससी के जैसा है। इसमें कोई भी आपको बैंकिंग का पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस रीजनिंग के बैंकिंग वाले थे जैसे कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट के, लेकिन वे काफी इजी लेवल के क्वेश्चन थे और वैसे इजी लेवल के क्वेश्चन आजकल एसएससी के एग्जाम में भी पूछा जाने लगा है। तो हम कह सकते हैं कि पेपर का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से एसएससी के ऊपर में बेस्ड था। आपको बिल्कुल भी बैंकिंग जैसा फीलिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि पेपर किस प्रकार से आ रहा है। तो जैसे ही आपका पेपर ओपन होगा तो आपका पहला सेक्शन होगा दोस्तों रीजनिंग। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग समझ लो, अदरवाइज एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। टोटल 2.5 घंटे का पेपर है और पेपर में कोई भी आपका सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, लेकिन पहला सेक्शन आपका रीजनिंग ओपन हुआ तो रीजनिंग के पेपर को अगर आप सबमिट कर देते हो ना तो फिर आप दोबारा से रीजनिंग के पेपर में मूव नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहो तो पूरे के पूरे 2.5 घंटे रीजनिंग के पेपर को सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जैसे ही आप एक बार इस सेक्शन को सबमिट कर दोगे और अगला सेक्शन आपका ओपन होगा तो फिर वापस से आप रीजनिंग के सेक्शन में नहीं जा पाओगे। तो जब भी एक सेक्शन को पूरा सबमिट करना हो तो उससे पहले देख लेना कि हर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है या फिर नहीं किया है। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका रीजनिंग का पेपर आएगा। इसके बाद अगला सेक्शन है जीके का, फिर इसके बाद का पेपर हो जाएगा आपका क्वांट का, इसके बाद इंग्लिश आएगा और फिर इसके बाद आपके कंप्यूटर आएंगे। इसी पैटर्न में आपके पूरे पेपर खुलने वाले हैं। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मैथ्स में एडवांस मैथ पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। तो मैथ्स में केवल आपके अरिथमेटिक आए हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, किसी भी प्रकार का एडवांस मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है। तो ये था दोस्तों आपका पेपर का ओवरऑल रिव्यू। अब देखते हैं कि कौन कौन से जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। सो गाइज सबसे पहला जो आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी विनर 2023। तो दोस्तों 2023 में जो एशियन हॉकी चैंपियनशिप हुआ है इसका विनर रहा है इंडिया। हाल ही में ये आपका चैंपियनशिप कंप्लीट हुआ और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आया था दोस्तों बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड। अब दोस्तों यहां पर बैटल ऑफ पानीपत टॉपिक से रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए गए थे और स्टेटमेंट में आपके दिए गए थे बैटल ऑफ कन्नौज। इसके अलावा दिया गया था कि 1526 ईस्वी में बैटल ऑफ पानीपत पहला हुआ, इसके बाद इंडिया में जो आपके मुगल सल्तनत है उसकी नींव पड़ी। इस प्रकार से कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे। तो मैं आपको बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूं। 1526 में बैटल ऑफ पानीपत का पहला युद्ध हुआ जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ बैटल ऑफ पानीपत का दूसरा युद्ध और 1761 में इसका तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। जो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट दिया गया था ना वो था बैटल ऑफ कन्नौज से रिलेटेड और यही आपके करेक्ट आंसर भी आ रहे थे। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको स्टेनोग्राफर में भी देखने को मिला है और बिल्कुल वही टॉपिक फिर से रिपीट हो रहे हैं एसएससी के एग्जाम में। तो आप सभी को कुछ भी नया नहीं पढ़ना। अगर आप केवल आज का एनालिसिस देख लेते हो और स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम का एनालिसिस देख लेते हो तो आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है G20 के लिए इसका टेन्योर क्या है। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में इंडिया ने G20 का प्रेसिडेंसी लिया है। तो इसका जो टेन्योर है दोस्तों वो है दिसंबर 2022 से लेकर के नवंबर 2023 तक इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था एक साइंस का जिसमें पूछा गया था कि जो ब्रास होता है ना वो किस चीज का बना होता है। तो दोस्तों ब्रास बना होता है ब्रॉन्ज, टीन और कॉपर, इन तीनों को मिला करके
और इसमें भी आपके अलग अलग ऑप्शंस दिए गए थे। आपको बताना था कि केवल ऑप्शन ए और बी सही है या फिर केवल ऑप्शन 2 और 3 सही है। इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले आपके ऑप्शंस दिए गए थे। फिर एक आया था दोस्तों कि जो ज्योग्राफी टर्म है ना, उसे सबसे पहले किसने प्रपोज किया था या फिर इस टर्म को किसने सबसे पहले बताया। तो इनका नाम है दोस्तों इरेटोस्थेनस। ठीक है, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का था इरेटोस्थेनस। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो दोस्तों फाइनेंस कमीशन जो है वो आर्टिकल 280 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। वर्तमान में इसके चेयरमैन की बात कर लूं तो फाइनेंस कमीशन के वर्तमान चेयरमैन हैं नंद किशोर सिंह। और दोस्तों इसके जो चेयरमैन होते हैं इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात करें सबसे पहले फाइनेंस कमीशन की, तो दोस्तों पहला फाइनेंस कमीशन गठित हुआ था 1951 में। यह भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप सभी लोग याद रखना। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन नन मेटल के प्रॉपर्टीज हैं। तो मैं आपको नन मेटल के कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। नन मेटल जो है दोस्तों वो हैमर्ड नहीं किया जा सकता शीट के रूप में। नन मेटल जो है वो एक नन डक्टाइल होता है। नन मेटल जो है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नन मेटल जो है वो लक्चरस नहीं होता है, यानी कि वे शाइनी नहीं होते हैं। जबकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स काफी लक्चरस होते हैं, वो काफी शाइनी होते हैं। फिर इसके बाद है नन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसे मान लो एक मेटल का वायर है तो इसे आप पीट करके काफी लंबा कर सकते हो, लेकिन जो नन मेटल होते हैं ना इसे आप पीट करके लंबा नहीं कर सकते, यानी कि इसमें टेंसाइल की जो प्रॉपर्टीज है वो नहीं पाई जाती है। इसके बाद है नन मेटल आर नॉट सोनरस। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा मेटल को जब आप पीटोगे ना तो इसके अंदर से आवाज निकलती है, एक सोनरस साउंड निकलता है, जबकि नन मेटल में ऐसा नहीं होता है। और सबसे लास्ट है नन मेटल आर सॉफ्ट। यूजुअली जो नन मेटल होते हैं ना वो काफी सॉफ्ट होते हैं और जो मेटल होते हैं वो काफी हार्ड होते हैं। तो ये थे कुछ प्रॉपर्टीज आपके नन मेटल के। इसी में से 2-3 ऑप्शंस आपके एग्जाम में दिए गए होंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना था इम्फाल, ईटानगर, असम और शिलोंग को। अगर मैं बात करूं ईपीएफओ स्टेनोग्राफर के एग्जाम का तो वहां पर भी इस प्रकार के अरेंजमेंट वाले 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें आपको कभी स्टेट अरेंज करने के लिए दे दिया गया था, कभी रिवर को अरेंज करने के लिए दे दिया गया था, कभी प्लेनेट को अरेंज करने के लिए दे दिया गया था। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को मिला है एसएससी के एग्जाम में भी। तो पहला अरेंजमेंट वाला आपका क्वेश्चन ये था जिसमें स्टेट एंड कैपिटल को अरेंज करना था नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर। फिर इसके बाद है नाटो का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। दोस्तों नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और इसी वजह से नाटो काफी फेमस है। तो दोस्तों नाटो का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हुआ था 4 अप्रैल 1949 को। और बात करें इसके हेडक्वार्टर की, आगे आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो नाटो का हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। फिर है इसके बाद अगला क्वेश्चन मौर्यन एम्पायर का कैपिटल क्या है। तो दोस्तों मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था पाटलिपुत्रा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड। तो दोस्तों ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ना ये लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा लागू किया गया है। तो दोस्तों सब्सिडरी अलायंस लाया गया था लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। और कब लाया गया था, तो यह लाया गया था 1798 ईस्वी में। फिर इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न और यूरेनस इन चारों को अरेंज करना था। मैंने अभी आपको बताया ना कि बिल्कुल स्टेनो एग्जाम जैसा ही क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और वही टॉपिक भी आ रहा है। एक भी अभी तक मुझे नया टॉपिक देखने को नहीं मिला है, तो इसे आप सभी लोग अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, इसके सूर्य से नजदीकी के रूप में। फिर इसके बाद एक साइंस का क्वेश्चन आया था कि वैसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो। तो यह है दोस्तों आपको अल्कलीज। अल्कलीज क्या होते हैं, वैसे बेस को हम अल्कलीज कहते हैं जो कि वाटर में घुलनशील होते हैं। फिर इसके बाद एक और आया था ज्योग्राफी का क्वेश्चन अर्थ का रिवॉल्यूशन टाइम। तो यह है दोस्तों आपका 365 डेज 6 आवर्स 9 मिनट्स, लेकिन आपके एग्जाम में सिर्फ डेज दिया गया था, तो करेक्ट आंसर था 365 डेज। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों एसआई यूनिट से रिलेटेड, और इससे आपके 3 क्वेश्चन आए थे। स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके आए थे एसआई यूनिट वाले। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था ल्यूमिनस का एसआई यूनिट। यह दोस्तों आपका है कैंडेला। और बात करें ल्यूमिनस और साउंड के एसआई यूनिट की, तो दोनों ही क्वेश्चन स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम में अभी हाल ही में पूछे भी गए हैं। तो साउंड का अगर एसआई यूनिट में बात करूं तो इसे मेजर किया जाता है डेसिबल में। और एक आया था वेलोसिटी का एसआई यूनिट, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकेंड और मीटर s⁻⁻1। यहाँ पर आप इसे सुधार लेना, ms-1 हो जाएगा या फिर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंजेज व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका हूबहू रिपीट हुआ है स्टेनोग्राफर वाले एग्जाम से ही। यहाँ पर आपको बताना था कि अगर साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करता है तो क्या चेंज नहीं होगा। ऑप्शन में था स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। जब साउंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चेंज होता है या फिर ट्रांसफर होता है, ट्रेवल करता है, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, जबकि इसके स्पीड और वेवलेंथ में चेंज आ जाता है। दोस्तों बात करें साउंड की, तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है। और ऑडिबल साउंड वेव की बात करें तो ऑडिबल साउंड वेव का रेंज है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आगे आने वाले किसी शिफ्ट में ये वाला टॉपिक पूछ लिया जाए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है। तो मुझे ऑप्शंस तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन मैंने वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर का यहाँ पर लिस्ट आपको दे दिया है। जो वेस्ट की ओर फ्लो करते हैं रिवर वो है नर्मदा, तापी, माही, लूनी और शरावती। जबकि ईस्ट यानी कि पूर्व की ओर बहने वाली नदियों का नाम है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। आप एक बार कमेंट करके बता देना कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके एग्जाम में पूछा गया था। फिर इसके बाद अगला आया था मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ इंडिया। शायद ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। तो ये है दोस्तों आपका गंगेटिक प्लेन। जो गंगा प्लेन वाले रीजन आते हैं ना, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि होते हैं पूरे भारतवर्ष में। इसके बाद आया था कि गंगा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, इसे अरेंज करना है। तो दोस्तों गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है यहाँ पर गोमती, घाघर, गंडक और कोसी, इसे मैंने वेस्ट से ईस्ट की ओर फ्लो करने वाला बताया है। बाकी अगर मुझे ऑप्शंस मिल जाते तो मैं आपको नॉर्थ से साउथ वाले भी सारे अरेंजमेंट दिखा देता। इसके अलावा एक और आपका साइंस का क्वेश्चन आया था नेचुरली फाउंड बायोमास। ऑप्शंस में बायोमास था, बायोगैस था, इस प्रकार से कुछ करके ऑप्शंस दिए गए थे। इसके बाद आया अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कंप्यूटर का। कंप्यूटर में पूछा था कि इनमें से कौन एक वायरस नहीं है। तो एक ऑप्शन आपका वर्म था, एक आपका ट्रोजन हॉर्स था। ये दोनों के दोनों दोस्तों आपका वायरस हैं। तीसरा आपका आई लव यू, ये भी आपका वायरस एक है। और चौथा नोटपैड है। अब दोस्तों जो आपका वायरस नहीं है ना, वो ऑप्शन तो मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैंने आपको बस एग्जाम्पल के लिए एक नोटपैड लिख दिया कि ये आपका इन चारों ऑप्शंस में से वायरस नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज कौन सा जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। तो दोस्तों जो आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है ना, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। इसके बाद जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, इसमें आपके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। फिर जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे, इसमें आपके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। तो ये था दोस्तों आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन। बात करें रीजनिंग के लेवल की, तो जीके के लेवल की, तो जीके काफी इजी आया है। बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिले हैं। इसके अलावा एक बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। साथ ही में दोस्तों दिसंबर 2022 का एक वेन्यू रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। जहां तक मुझे लगता है कि फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए होंगे वेन्यू का। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसका आयोजन दोस्तों कतर में करवाया गया था। और ये कतर कहाँ है, तो दोहा में है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक और क्वेश्चन आपका आया था 2023 में, मार्च और अप्रैल मंथ से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जिसमें आपके थीम पूछे गए थे और एक आपका गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये था दोस्तों आपका जीके का ओवरऑल रिव्यू। इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में एक आपका नंबर सीरीज था, रॉन्ग नंबर सीरीज। तो यहाँ पर आपको बताना था कि 7, 15, 29, 59 और 117 में कौन सा टर्म एक गलत लिखा गया है। तो इस सीरीज को अगर आप देखोगे तो 7 गुना 2 करोगे तो 14 मिलेगा, और 14 में 1 ऐड करने पर 15। 15 गुना 2 करोगे तो 30 मिलेगा, 30 में से 1 माइनस करोगे तो 29 आ जाएगा। 29 गुना 2 करोगे तो 58, 58 प्लस 1 59। तो अब 59 के बाद 2 करने पर आपको क्या मिलेगा, 118 मिल जाएगा। और 118 में एक अगर आप माइनस करोगे तो 117 आएगा। तो यहाँ पर 117 की जगह दोस्तों 119 लिखा गया था, जो कि गलत था। तो राइट आंसर इसका हो जाता ऑप्शन नंबर डी। फिर इसके बाद एक आपका और आया था मिसिंग नंबर सीरीज का। यहाँ पर आपको बताना था कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए ये वाला सीरीज कैसे आगे बढ़ रहा है। अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा, और 49 प्लस 1 करोगे तो 50 मिल जाएगा। सिमिलरली कौन से नंबर का हम स्क्वायर करें और उसमें 11 ऐड करें जिससे कि हमें 335 मिले। तो इसके लिए 335 में से हमने 11 को घटा दिया, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 3। यानी कि दोस्तों हमें कोई ऐसा नंबर का स्क्वायर करना होगा जो कि 324 हो जाए। तो वो नंबर हमारा 18 है, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 होता है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता 18। फिर इसके बाद बात करते हैं कि और रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे।
तो रीजनिंग दोस्तों आपका पूरी तरह से एसएससी पैटर्न पर था, जिसमें एक आपका वाटर मिरर वाला क्वेश्चन आया था। ब्लड रिलेशन से रिलेटेड आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ब्लड रिलेशन में आपका जो क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उसका एक तो आंसर था ग्रैंड डाउटर। आप एक बार कमेंट करके भी कंफर्म कर देना कि आपका आंसर ग्रैंड डाउटर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और एक का आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर इसके बाद दोस्तों एक आपका क्वेश्चन आया था कि जैसे क्रो जो होता है ना, इसके साउंड को हम क्या कहते हैं, क्रो जो आवाज निकालता है इसे हम कहते हैं कॉ। उसी प्रकार से आपको बताना था कि जो फ्रॉग आवाज निकालेगा इसे हम क्या कहेंगे, तो फ्रॉग के आवाज को दोस्तों कहते हैं क्रोक। करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का क्रोक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों वो था कि इंटरचेंज वाला, जैसे होता है ना कि मान लो कि श्याम लेफ्ट साइड से 12वें पोजीशन पर है और राम राइट साइड से 23वें पोजीशन पर है, अगर दोनों आपस में पोजीशन को चेंज कर लेते हैं तो इस प्रकार से रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन आया था, जिसका राइट आंसर था दोस्तों 23। इसके अलावा एक और आपका क्वेश्चन आया था रो वाला, जिसमें आपका 24 शायद आंसर आ रहा था। एक आपका दोस्तों आपका आया था डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, और बाकी के जो आपके क्वेश्चन थे वो एनालॉग के थे, ऑड वन आउट के थे, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के पूछे गए थे। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा पेपर लेंदी तो था, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन बनाने वाले कैंडिडेट यहाँ पर आउट ऑफ 30 27 28 तक आसानी से सॉल्व करके आ रहे हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो दोस्तों क्वांट में आपका एडवांस मैथ देखने को नहीं मिला है, बाकी के जो क्वेश्चंस आए थे ना वो काफी इजी लेवल के थे। सबसे पहले इसमें दोस्तों एक आपका आया था कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली था, यानी कि आधे साल पर, और इसका राइट आंसर जो आ रहा था वो था दोस्तों 11% का। इसके अलावा एक आपका आया था प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें कहा गया था कि किसी ऑब्जेक्ट पर अगर हम 5% का डिस्काउंट देते हैं तो इसका सेलिंग प्राइस दिया गया था, और कहा गया था कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं दें तो हमारा प्रॉफिट परसेंट 12% का है, तो बताइए कि इस ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। इस प्रकार से करके आपके एक प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन दिए गए थे। फिर इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक जो पूछा गया था इसमें वो था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और कुछ आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये था दोस्तों आपका मैथ्स का लेवल। मैथ्स में भी अगर 25 के राउंड आप कर आ रहे हो तो बिल्कुल सही अटेम्प्ट है आपके। फिर इसके बाद इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश में मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके नरेशन और वॉइस से देखने को मिला है। इसके बाद दोस्तों आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। वो क्या पूछे गए थे जिसमें आपके एंटोनिम और सिनोनिम्स हो गए, और इंग्लिश का भी पैटर्न बिल्कुल आपके एसएससी के जैसा ही रहा है। तो जिनका भी अभी तक नरेशन और वॉइस कंप्लीट नहीं है, आगे आने वाले शिफ्टों से पहले आप इन दोनों टॉपिक को कवर कर लो, इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा एक आपका पैसेज से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों बाकी बात कर लेते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में जो शॉर्टकट की होते हैं ना वो काफी ज्यादा पूछे गए हैं। दोस्तों ओवरऑल पेपर का एनालिसिस मैंने आपको इस वीडियो में दे दिया है। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं कलेक्ट कर रहा हूं, जैसे ही मुझे वो सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आज शाम तक आपको इसी चैनल पर अपलोड करके दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों जीके के मेरे पास कंप्लीट नोट्स पड़े हुए हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह के, और मैंने स्टेनोग्राफर का कंप्लीट एनालिसिस देखा है, आज एसएससी का एनालिसिस देखा है। तो इन दोनों एग्जाम को देखते हुए शाम में एक मैराथन वीडियो अपलोड करूंगा जीके का, जिसमें कोशिश करूंगा कि लगभग 50 से लेकर के 100 इंपॉर्टेंट जीके कवर करवाऊं। और दोस्तों यकीन मानो कि अगर आप इस 100 जीके को देखकर जाओगे ना तो एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। हो सकता है इससे ज्यादा भी क्वेश्चन मैच कर जाए, लेकिन मिनिमम 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो मैं आपको पढ़ा कर जाऊंगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। आज शाम तक आपको ईपीएफओ एसएस से रिलेटेड 2 से 3 इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलेंगे, जो कि आगे आने वाले शिफ्टों के कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं दोस्तों आवाज के पेपर की सेल्फ अटेम्प्ट की। तो सबसे पहले आपका रीजनिंग खुला था। रीजनिंग में जिन कैंडिडेट ने भी 25 से लेकर 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट लिए हैं, बिल्कुल आपका बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है। अगर आपके 24 से लेकर 26 अटेम्प्ट भी हैं फिर भी सही है, लेकिन 25 से 27 अटेम्प्ट वाले बिल्कुल सेफ जोन में हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में अगर आपने 23 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट आपका रहा है। जीके में दोस्तों अगर आपने 18 से लेकर के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो आपका बहुत ही शानदार अटेम्प्ट है। कंप्यूटर की बात कर लें तो 5 से लेकर के 8 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने चाहिए थे, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल काफी ईजी आया था। और नेक्स्ट रहा आपका इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में आपके जो अटेम्प्ट है वो कहीं ना कहीं 40+ होने ही चाहिए। इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो अटेम्प्ट है वो 100 से लेकर के 110 के बीच में रहने चाहिए। ये आपका गुड अटेम्प्ट है। मैं सेफ अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूं। बाकी रहा बात सेफ अटेम्प्ट की, तो मैं अपने कम्युनिटी टैब में एक पोल लगाया हूं अभी, तो आप सभी लोग वहां पर जाकर वोट करो
वहां पर मैंने ओवरऑल पोल लगाया है, यानी कि आपका पूरा अटेम्प्ट कितना है प्लस सेक्शन वाइज आपके अटेम्प्ट कितनी है। आपके पोल के देखते हुए मैं शाम में एक वीडियो अपलोड करूंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, तब तक आज का सेकंड शिफ्ट भी ओवर हो जाएगा, तो उन कैंडिडेट के रिव्यू लेने के बाद एक कंप्लीट आइडिया लग जाएगा। सो गाइज फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह एनालिसिस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा ग्रुप तक इस वीडियो को शेयर करें। और दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।